नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तारीख पर तारीख सुनते आ रहे एमपी के विधायकों का इंतजार क्या अब खत्म होने जा रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जल्द कैबिनेट विस्तार के संकेत तो दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी में सिंधिया जी की सेना यानी बीजेपी के नए दामादों की आवभगत के साथ क्या यह विस्तार इतना आसान होगा? माना यह जा रहा है कि मौजूदा 5 मंत्रियों को शामिल करते हुए 28 सदस्यों की हो सकती है शिवराज कैबिनेट। यानी अब 23 का आधार लेकर ही विधायकों और पूर्व विधायकों का चुनाव करना पड़ सकता है। जाहिर है कि जिनकी बदौलत एमपी में यह सत्ता पलट हुआ है, सिंधिया समर्थक उन पूर्व विधायकों की अनदेखी किसी सूरत में संभव नहीं है। पहली खेप में 2 मंत्री बनाए जाने के बाद अभी 17 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक कतार में हैं। बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग ये तो कांग्रेस से गए ही इसीलिए क्योंकि इनको मंत्री पद की आस थी। इन नेताओं की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इधर वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला ऐसे दिग्गजों समेत मंत्री बनने की ख्वाहिश में खड़े बीजेपी नेताओं की सूची भी छोटी नहीं है। तो बीजेपी में कई दौर का मंथन, मंत्रिमंडल विस्तार में यह देरी इसलिए तो नहीं कि पार्टी किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रही, और यह भी साफ हो चुका है कि शिवराज का हाथ इस बार जगन्नाथ नहीं है। सिंधिया की चॉइस, प्रदेश संगठन के प्रस्ताव, संघ का दबाव और हाईकमान की मोहर, चैनल कई हैं इस बार, और चुनौती भी बड़ी कि किसे साधें किसे छोड़ें। तो कैसी होगी शिवराज की कैबिनेट? किसे मिलेगा मौका? कौन फिर खाएगा धोखा? हर पहलू से उठाएंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग में हुई सियासी मुलाकात के बड़े मायने हैं। प्रभु राम चौधरी की गौरीशंकर शेजवार से मुलाकात। सांची विधानसभा सीट से बेटे मुदित के लिए जमीन तैयार कर रहे शेजवार के लिए मैदान छोड़ना क्या इतना आसान होगा? हाट पिपलिया सीट पर भी यही है तस्वीर। पूर्व विधायक दीपक जोशी आज दूसरी बार बीजेपी मुख्यालय बुलाए गए। बीजेपी मुख्यालय में पिछले 24 घंटे से अचानक तेज हुए कमरा बंद बैठकों के दौर ये संकेत दे रहे हैं कि कोरोना संकट से निपट रही शिवराज सरकार का रुख अब एमपी के बड़े सियासी संकट पर है, जिसे समय रहते साधना बेहद जरूरी है। सवाल कैबिनेट विस्तार का है, क्योंकि सतह पर भले न आए लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मंत्री पद का तमगा लिए बगैर चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहते। इनमें इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभु राम चौधरी और रणवीर जाटव के नाम मंत्री पद के लिए लगभग तय माने जा रहे हैं। बिसाहूलाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक, जिन्होंने लाल बत्ती के लिए ही पाला बदला था। फिर बीजेपी विधायकों की उम्मीदें तो आसमान छूना लाजमी है। इसमें ग्वालियर, चंबल, मालवा, मध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड हर इलाके के विधायक आस लगाए हैं। जल्दी कमलनाथ को यकीन है कि मंत्री का तमगा मिल भी जाए, चुनावी जमीन पर तो कांग्रेस छोड़कर गए 22 विधायकों को जनता आईना दिखाएगी और ये मंत्री उपचुनाव तक ही रहेंगे। महीने भर तो एक मंत्री नहीं बना पाए, तब 5 मंत्री बनाए। अब कब करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने? रोज ही हम तो पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। तो 3 बार लगातार बेहद मजबूती के साथ सत्ता संभालते रहे शिवराज के लिए क्या वाकई चौथी पारी चुनौती वाली है? कोरोना संकट में प्रदेश की सत्ता संभाली, एक महामारी से निपट रहे हैं, ये पहली चुनौती। इन 2 महीनों में काफी पीछे खिसक गई प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना दूसरी चुनौती, और उपचुनाव के पहले कैबिनेट का विस्तार भी किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इम्तिहान तो हर मोर्चे पर है, सवाल भी उठेंगे और जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
बेहद खास पैनल है हमारे साथ आज इस चर्चा के लिए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल भार्गव, बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है गोपाल जी का। दूसरे मेहमान प्रियव्रत सिंह, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में ऊर्जा मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। प्रियव्रत जी का भी बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान हरिशंकर खटीक, ये पूर्व मंत्री रहे हैं शिवराज जी की सरकार में। हरिशंकर जी का स्वागत, प्रियव्रत जी का स्वागत। और चौथे मेहमान आशीष व्यास, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाल जी से ही कर लेते हैं। गोपाल जी, लगता है बहुत मुश्किल है इस बार, क्योंकि अमूमन आप लोग कर लेते थे, आप ही आप होते थे। इस बार तो बहुत सारे नए मेहमान भी आ गए और मेहमानों का दबाव भी है, मतलब वो ड्राइंग रूम तक सिमटे हुए मेहमान नहीं है कि लौट जाएंगे। बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। मुझे लग रहा है कि विलंब सिर्फ कोरोना के संक्रमण के कारण हो रहा है। एक भाव ये भी है कि लोग कहीं ये ना कहें कि कोरोना के चलते हुए ने मंत्री बनने की ज्यादा शौक थी, और इस कारण से मैं सोचता हूं शायद इसी कारण विलंब हो रहा है। अन्यथा आपने देखा होगा कि जब हमारा 2/3 और बल्कि 3/4 बहुमत भी था 2003 में, उस समय बड़ी आसानी से कैबिनेट बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो सदस्य कम है, अब तो सीमित सदस्यों के बीच में ही कैबिनेट बनना है। मेरे अनुमान से तीन सदस्यों के ऊपर एक मंत्री बनेंगे, 3 विधायकों के ऊपर एक मंत्री बनेंगे, जिसमें से हमारे बहुत से पहली बार वाले न्यू कमर्स विधायक हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये तो विलंब जो हो रहा है वो अन्य कारणों से हो रहा है, और बहुत ही सीधा साधा एक प्रकार से फार्मूला बन सकता है या बना होगा या बनेगा, आप देखेंगे जिसको आगे आने वाले वक्त में। ये अपना एक नजरिया हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बात जी, तो मैं यही कह सकता हूं कि इसमें अन्यथा कोई कारण हम ना देखें, बल्कि इस बार का तो मंत्रिमंडल का गठन और भी आसान होना चाहिए, क्योंकि हमारी सदस्य संख्या अब वैसी नहीं है। जहां हम 165 और 70 थे, उस वक्त में हम लोग आसानी से मंत्री, मैं तो चूंकि तीनों कार्यकालों में मंत्री रहा हूं 15 वर्षों तक लगातार बगैर ब्रेक के। मैंने उमा जी के साथ भी काम किया, गौर जी के साथ भी किया, मैंने शिवराज जी के साथ में काम किया, और अभी 1.25 साल से लगभग अपोजिशन के लीडर तौर पे वो भी मंत्री पद था लगभग मेरे पास में। तो इस तरह से लगभग 16.5 वर्षों तक मैं लगातार इन्हीं पदों पर रहा, तो मैंने नजदीक से इन सब बातों को देखा है। तो मैं मान के चलता हूं कि कहीं कोई संकट नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, और किसी प्रकार का कोई इसमें मैं मान के चलता हूं कि असमंजस भी नहीं है। वो तो परिस्थिति जन्य है, ये सब जो विलंब हो रहा है इसी कारण से। और परिस्थिति एक बार कांग्रेस का रुख कर लेते हैं सर। हमारे साथ प्रियव्रत जी जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत जी, इनकी सरकार, इनके लोग, इन्हें तय करना है। दिक्कत आप लोगों को हो रही है। आज कमलनाथ जी ने भी कहा कि मंत्री तो वो बना नहीं पा रहे हैं, तो इनका मामला है, इन तक ही रहने दीजिए। प्रियव्रत जी, पूरा प्रदेश आज एक प्रश्न पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से, शिवराज सिंह जी से और इनके सभी आला नेता, जिसमें गोपाल जी भी हैं, कि आपने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराया। लोग लालच देके बेंगलोर लोगों को लेके गए। अब वो जो बेंगलोर गए थे, कोई जनता की सेवा करने तो बेंगलोर नहीं गए थे। बेंगलोर गए थे वो पद प्राप्त करने, मंत्री बनने, चाहे वो ऐदल सिंह कंसाना हो, चाहे हरदीप सिंह डंग हो, चाहे मनोज चौधरी हो। सबके मन में ये लालसा थी कि वो मंत्री बने, और उसी लालसा के देख चलते वो बेंगलोर गए और उन्हें कांग्रेस की हुकूमत में लाए। पर अब देखने वाला प्रश्न ये है कि कहीं ना कहीं असमंजस तो है। गोपाल जी इस बात से इनकार कर सकते हैं कि असमंजस नहीं है। उनका बड़ा अनुभव भी है, 16.5 साल का तो उनका मंत्री परिषद का अनुभव है, और उससे ज्यादा अनुभव उनका विधानसभा के सदस्य के रूप में है। तो मैं उस पर तो नहीं कुछ कहूंगा, पर विषय तो है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ न कुछ काला है। इसीलिए लगातार आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के चक्कर लोग काट रहे हैं। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भोपाल में डेरा डाले बैठे हुए हैं, चाहे विंध्य के हों चाहे मालवा के हों। जो भारतीय जनता पार्टी में 3 या 4 बार के विधायक हैं, वो भी भोपाल नहीं छोड़ रहे हैं। और जो भी अभी बिन बुलाए मेहमान आए हैं
सिंधिया जी के साथ में और कुछ और कांग्रेस के विधायक, वो लोग भी भोपाल नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, दाल में काला है। सरकार अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रही है। कोरोना महामारी तो एक बहाना है। ये तो वही लोग हैं जिनने कोरोना महामारी जब शुरू हो, उम्मीद है आपको कि कुछ विधानसभा में, उम्मीद है कि आप लोगों को मार्जिन मिल जाएगा कैबिनेट विस्तार के बाद? देखिए, हम इनके मार्जिन पे नहीं है। कमलनाथ जी कह चुके हैं हम 24 उपचुनावों में ये सारी बातें रखेंगे जनता के बीच में कि किस प्रकार से छल छिद्र की राजनीति हो रही है। और पिछले 2 महीनों में जो संकट आया है मध्य प्रदेश में, चाहे विद्युत बिलों का संकट हो, किसानों के उपार्जन केंद्रों पर फसल खरीदी के दिक्कतें हों, आपने देखा किस प्रकार से जगह जगहों पर चक्के जाम हुए हैं, जगह जगहों पर किसान भाइयों को रोड पर उतरना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। अब ये तो उस पर कह देंगे भाई कि ये तो कांग्रेस की चाल है या ऐसा राजनीति है, पर सच्चाई ये है कि पिछले 2 महीने में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे, चाहे बिजली बिल का मुद्दा हो, किसान उपार्जन का मुद्दा हो, और भी कई विषय हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता महसूस कर रही है और 24 उपचुनावों में के जो रिजल्ट आएंगे वो आप स्पष्ट कर देंगे कि मध्य प्रदेश में गाड़ी किस ओर चलेगी। अब एक बार इंदौर का रुख कर रहे थे। इंदौर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता, सुमित्रा ताई जैसे बड़े नेता वहां से आते हैं और अक्सर इंदौर को इस बात की टीस रहती है कि उन्हें प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो मिल नहीं पाता। आशीष व्यास हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, आपको उम्मीद है इंदौर में इस बार कुछ इंदौर के जो लोग हैं वो नवाजे जाएंगे? जी प्रवीण जी, बहुत शुरुआती संकेत ये बता रहे हैं कि इंदौर इस बार जरूर राजनीतिक रूप से लाभान्वित होगा और एक इस तरह का प्रतिनिधि चेहरा इंदौर से मिलेगा जिसके होने और बने रहने का असर हो। मुख्य रूप से ये इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यावसायिक राजधानी के साथ में पिछले कुछ सालों में इंदौर को जिस तरह से तमगा मिला है स्वच्छता को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, तो व्यावसायिक रूप से भी इंदौर का प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हर बार जो मसला अटकता है कि जो गुटी संतुलन की बात हो या कहीं न कहीं सत्ता में बने रहने के समीकरण हो, ये विषय बार बार इंदौर की गरिमा गौरव को कमज़ोर भी करते हैं और राजनीतिक रूप से इसको पीछे भी धकेलते हैं। तो माना ये जा रहा है अभी तक कि परंपरा बीजेपी तोड़ेगी और गुटी संतुलन को छोड़ते हुए कहीं न कहीं योग्य और गंभीर चेहरे को सामने लाएगी जो अपनी उपस्थिति का एहसास इंदौर में लगातार बनाता रहे। एक बार गोपाल जी का रुख कर लेते हैं। गोपाल जी, बहुत सारी मतलब सवाल और जिज्ञासाएं लोगों के मन में हैं, पत्रकारों के मन में भी हैं, नेताओं के मन में भी है। जैसे मान लीजिए ऐंदल सिंह कंसाना वहां से विधायक हो गए तो फिर वहां ऐसे लग रहा है कि फिर रुस्तम सिंह जी का क्या होगा। यहां से यदि प्रभुराम चौधरी जी हो गए तो फिर गौरीशंकर शेजवार साहब और उनके परिवार का क्या होगा। ये जो एक तरह का भ्रम और संशय कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी को भी लग रहा है, ये कैसे समझाएंगे लोगों को आप? देखिए प्रवीण जी, भ्रम और संशय जो है वो वातावरण में है लेकिन पार्टी में नहीं है, प्रदेश की राजनीति में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें पहले से ही तय हो जाती हैं कि जब ये सारे समझौते होते हैं या फिर जब रिवोल्ट हुआ, सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, तो ये सब बातें हमारे नेतृत्व ने और हमारे हाई कमान ने और राज्य कमान ने सभी लोगों ने सोच समझ के विचार करके और इसके क्या परिणाम होंगे, क्या फलितार्थ होंगे और इससे क्या वातावरण बनेगा, ये सारी बातें राजनीतिक दल पहले से सोच के रखते हैं। तो इस कारण से हमारे और आपके सोचने का विषय नहीं है। हम लोग तो कयासबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहां जो तय हुआ है वह सब ठोस तय हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। इस कारण से उसके बारे में कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो आपको देखने मिलेगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो कोरोना के कारण, और जहां तक मुझे जानकारी है कि ये सब जो विषय थे, क्योंकि भारत सरकार का ध्यान भी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और जो हाईकमान है उसका ध्यान इस समय कोरोना की संकट को हल करने के लिए है। और जो अभी
मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, इनका भी ध्यान इसी को हल करने के ऊपर है। और इस कारण से ये लगातार विचार में तो है, लेकिन इसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही। प्राथमिकता दी जा रही कोरोना से लड़ने। जी, एक बार हरिशंकर खटीक जी का रुख करते हैं। हरिशंकर खटीक जी, उम्मीद है बुंदेलखंड को बहुत समृद्ध बना देंगे शिवराज जी, खासकर मंत्रिमंडल के लिहाज से, कि आपके यहां से भी बहुत सारे मंत्री आ जाएंगे बुंदेलखंड के। वैसे तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रीमणि जी कि बुंदेलखंड के पूरे मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही, विकास हुआ। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी विकास किया। बुंदेलखंड में भी जो दसा नदी और केन नदी वगैरह नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, जामनी नदी भी है, इनका पानी रोकने का काम भी किया और पानी रोक करके दसा नदी पर बांध, सोयारा बांध जैसा बांध देने का भी काम किया। बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए बहुत कुछ काम मध्यप्रदेश की धरती पर हुए हैं। और आप बोल रहे हैं कि बुंदेलखंड को ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, तो मंत्रिमंडल का काम तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। वो उनको किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना, हम लोग तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और पार्टी परिवार में जो लोग आते हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, और सम्मान के साथ कि वो भी साथ में चलें और आगे बढ़ें और प्रदेश की खुशहाली के लिए। और जो अभी आप बोल रहे थे, हम आपकी बात सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हो पाया, तो इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग सब लोग चाहते हैं कि कोरोना जो हमारे मध्यप्रदेश में और देश में आगे आए, उसको हम लोग भगाएं। कोरोना को हालत में अपने देश से खदेड़ करके उनको भगाने का काम करें और मध्यप्रदेश में एक खुशहाली का वातावरण। इसलिए हम सब लोग अभी मंत्रिमंडल के उसमें बहुत कम हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोग तो ये जो हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और केंद्रीय नेतृत्व जो निर्देश हम लोगों को देंगे, वो हम सब लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, प्रीव्रत जी का रुख कर लेते हैं। हरिशंकर जी, रोकूंगा आपको मैं। प्रीव्रत जी, दो तीन एजेंडे जो है वो कांग्रेस को बहुत आशान्वित कर रहे हैं, खासतौर पर इस बाई इलेक्शन में। एक तो आपके पूर्व डिपार्टमेंट का भी है, बिजली बिल जो है वो ज्यादा आ रहे हैं, और आप उस पर सवाल भी करूंगा मैं आपसे कि आप जब तक मंत्री थे, आप ये आरोप लगाते रहे शुरुआती दिनों में कि कुछ भाजपाई लोग हैं जो जानबूझ के इस बिजली को बाधित कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट की इमेज खराब हो। अब क्या आप लोग भी करा रहे हो कि अभी बीच का एक मामला हुआ था जिसमें सरकारी जो बिल है उसमें लिखा हुआ आया कि यदि बिल कम लाना है तो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना होगा? प्रीव्रत जी, हम कहीं पे भी ऐसे कोई कदम हम उठाएं। एक बात योजना में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने की बात कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है प्रीव्रत जी के ऑडियो में, अब साफ है जी, बोलिए। सफलतापूर्वक मेरी आवाज आ रही है? अभी कुछ दिक्कत है शायद जी, अब आ रही, बोलिए। हेलो, अब इंदिरा गृह ज्योति योजना एक सफल योजना रही है हमारी सरकार की, और इससे लगभग 1 करोड़ परिवारों को हमने लाभ पहुंचाया है। अब देखने का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नेतृत्व है वो ये कहता है कि भाई हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना समाप्त नहीं की है, परंतु अगर समाप्त नहीं करी है तो इतने भारी भरकम बिल आम जनता को क्यों दिए जा रहे हैं, आम उपभोक्ता को क्यों दिए जा रहे हैं, इसका उत्तर देने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूर्व में भी कई समाचार पत्रों के माध्यम से भी और आपके चैनलों के माध्यम से भी ये बात जब हमने पूछी है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, तो वो उत्तर देने से बचते दिखाई दिए हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चले। आज डीपीयां काटी जा रही हैं गांव-गांव में, जो हमारे गरीब किसान भाई हैं जो बिल नहीं चुका पाए हैं, अभी उनको उपार्जन का पैसा तक नहीं मिल पाया है। कईयों ने गेहूं बेचे हैं, चना बेचा है, मसूर बेची है, पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, फिर भी उनके गांव में जाके ट्रांसफार्मर काटे जा रहे हैं, उनकी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, और एक वसूली की ड्राइव मध्य प्रदेश में की जा रही है। अगर आप पड़ोसी राज्य राजस्थान से कंपेयर करें, राजस्थान ने बिजली के सारे बिल जमा करने पर अभी रोक लगाई है, पानी के बिल जमा करने पर रोक लगाई है। और मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जब ज्यादातर व्यवसाय ठप हैं, ज्यादातर आमदनी आम नागरिक की जो प्राइवेट व्यवसाय में जुड़ा हुआ उसकी आमदनी नहीं हो पा रही है, तो उसके घर की लाइट के कनेक्शन काटने का और किसानों की डीपीयां काटने का काम चल रहा है। ये बहुत ही दुखद है, और एक तरीके से ये सरकार
मुझे नहीं लगता कोरोना से लड़ रही है, मंत्री परिषद का गठन कर रही है। मुझे तो कहीं कोरोना से लड़ती हुई भी नहीं दिखती है कि जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, जिस प्रकार से नियम लागू होने चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे लाखों हजारों मजदूर हमारे पूरा राज्य पार करके उत्तर प्रदेश गए हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं दिलाने की बात की गई हो, तो कहीं पर भी ये सरकार सफल नहीं रही है। मुझे तो ये अपने राजनीतिक गुणाभाग करने में जवाब ले लेते हैं सर आपकी बात का जवाब। गोपाल जी बहुत जिम्मेदार लीडर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। गोपाल जी कह रहे हैं, प्रियव्रत जी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए ज्यादा जरूरी, बिजली भी उन्होंने उदाहरण दिया, किसानों का भी उदाहरण दिया। मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें प्रियव्रत जी को। देखिए, प्रियव्रत जी जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, दल विशेष से संबंधित है। निष्पक्ष रूप से यदि मैं कहूं, पिछले वर्ष 80 लाख मीट्रिक टन से थोड़ी सी ज्यादा गेहूं की खरीदी हुई थी, उपार्जन हुआ था, आप सभी को जानकारी रिकॉर्ड में। इस वर्ष उससे 1.5 गुना हो रहा है, 115 के ऊपर पहुंच गए हैं, 120 और 25 तक जाएगा। ऐसी स्थिति में बारदाने की समस्या थोड़ी आ रही है और भुगतान की भी समस्या आ रही है, क्योंकि एफसीआई के ऑन बिहाफ एनएएन खरीदी करता है और एनएएन के ऑन बिहाफ सोसाइटीज खरीदी करती हैं, खरीदी केंद्र होते हैं। इस कारण से थोड़ी बहुत समस्या भुगतान में विलंब की जरूर आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार इसमें गारंटर होती है और इस कारण से भुगतान तो होगा ही। इसमें कोई, मैं मान के चलता हूं कि दिक्कत की बात ही है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, यदि मैं पिछले कार्यकाल की बात कहूं, कमलनाथ जी के कार्यकाल की, प्रियव्रत जी जिसमें मंत्री थे, मैं उनको स्मरण करवाना चाहूंगा कि उन्होंने जो कर्ज माफी की बात कही थी कि हम 10 दिन में कर्ज माफी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राहुल जी थे उन्होंने कहा था, न 10 दिन में कर्ज माफी हुई किसानों की, न 4000 रुपया महीना बेकारी भत्ता मिला, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली, और तो और 28,000 से ज्यादा कन्याओं के मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं की जो 51,000 रुपए की राशि होती है, वो 51,000 रुपए की राशि अभी भी बाकी है। 28,000 रुपए हम लोगों ने उसको क्लियर करने का काम शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके समय तो बेचारी कन्यादान में इनकी शादियां हो गई थी, लेकिन पैसे के पीछे तलाक की नौबत आ गई कि उनको समय पर भुगतान नहीं, महीनों तक भुगतान नहीं मिला। अनेकों कारण है ऐसे जिनके कारण से ये सरकार, और कर्ज माफी के कारण ही सिंधिया जी ने कहा था यदि कर्ज माफी नहीं होगी, हमारी वचनबद्धता है, तो मैं सड़कों पर उतर आऊंगा। तो उनको जवाब मिला कि आप उतर जाइए सड़क पर, आप जो कुछ भी करना चाहें आप करिए। तो जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ, उसी अपमान के कारण से ये सारा जो हुआ, जो नहीं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि वो भी एक जननेता है, उनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और यदि दल में मैं कोई शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं, ना मैं कोई देने वाला कुछ हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी में बड़प्पन होता, नेताओं में समझदारी होती, तो ये रोका जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार का अपमान हुआ, अब कांग्रेस पार्टी को ये कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि ये अवसरवाद था। ये अवसरवाद था नहीं, ये स्वाभिमान की संघर्ष की लड़ाई थी और उनके समर्थकों की भी लड़ाई थी। मैं तो ऐसे लोगों को धन्यवाद दूंगा जो अपने नेता के प्रति निष्ठा रखते हैं। एक बार इंदौर का सर, एक बार इंदौर का रुख कर लेते, बहुत तेजी से हमारे हाथ से थोड़ा वक्त फिसल रहा है, माफ कीजिए, रोकूंगा आपको। आशीष व्यास का एक रुख इसलिए भी करना जरूरी है, जल्दी से आशीष जी आपका क्लोजिंग रिमार्क है कि कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। जो अभी कैबिनेट रिसफल होगा उसमें कुछ गुंजाइश है, उनके लोग समाहित हो सकते हैं क्या? प्रारंभिक संकेत बिल्कुल रूप इस तरह से माने जा रहे हैं कि कहीं न कहीं से उनका नाम आएगा, उनके समर्थकों को इस बार थोड़ी सी प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप या गुटी संतुलन की बात आती रही है, तो ये चीज़ें जरूर इस बार उम्मीद है कि दिखाई देंगी। हो सकता है इंदौर की इस पूरी राजनीतिक जमावट में कुछ इस तरह के लोग भी सामने आए जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, अचानक से जिम्मेदारी दी गई और आगे रह के अपना अच्छा प्रदर्शन किया। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार विजयवर्गीय से जुड़े या कहीं न कहीं समर्थक माने जाने वाले लोग सामने आ सकते हैं। जी, तो माफ कीजिए, वक्त इतनी ही हमको चर्चा की इजाजत देता है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस भी उम्मीद से है
और बीजेपी के नेता भी उम्मीद से हैं। बीजेपी के नेता इस वजह से उम्मीद से हैं कि शायद वो मंत्री बनाए जाएंगे। कांग्रेस इस वजह से उम्मीद से है कि जिनके नाम नहीं आएंगे उनमें असंतोष पनपेगा, और जब असंतोष पनपेगा तो उसके लिए मार्जिन बनेगा। कौन कौन शामिल होंगे ये आने वाले कुछ घंटे या कुछ दिनों में तय हो जाएगा, तब फिर एक बार चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।